हमारी जो संस्कृति है वो कितना पुराना है। जब विदेशी लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं कहता हूं कि कोई डेट नहीं है। किसी ऐसे घटना की ना डेट पूछेंगे तो मैं बता सकता हूं। महाभारत कब हुई तो मैं कहता हूं 3102 फरवरी में शुरू हुई थी। तो विदेशी जो स्कॉलर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं ये इतना एग्जैक्ट आपको कैसा पता है। मैंने कहा कि हमारे संस्कृति में पुराना, विष्णु पुराना, अनेक पुराना हैं जिसमें जो नक्षत्र और जो ग्रह हैं उनकी एग्जैक्ट पोजीशंस की रिकॉर्ड की गई है। कब हुआ शुरू महाभारत के युद्ध, उसका डेट के लिए जो आप नक्षत्र की और जो ग्रह हैं उनका आप पोजीशन पता करेंगे पुराण से, और उसके बाद उसकी मैथमेटिकली उसका प्रोजेक्शन करोगे तो आपको वही डेट मिलेगी। रामचंद्र जी के बारे में मुझे पूछा गया तो मैंने कहा ये तो 7000 साल से पहले है, माने 7000 साल से, माने महाभारत के पहले। तो उन्होंने जब पूछते हैं इसका क्या सबूत है, क्या प्रमाण है, मैं कहता हूं पहले हम गए थे राम सेतु की जांच करने के लिए। राम सेतु को आप जानते हैं, रामायण में रामा आए थे और देखा कि समुद्र सामने है, और सीता को मिलने के लिए सीता को वापस लाने के लिए जो मेहनत वो करते वहां तक पहुंचे, उन्हें लगा आप तो कैसे पार करेंगे इस समुद्र को। तो उन्होंने 3 दिन वही तट के किनारे बैठ करके पूजा की समुद्र राजा को कि मुझे रास्ता दो, परंतु समुद्र राजा ने उनकी लापरवाही की। तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको नहीं पता था वो भगवान है, जैसे कृष्ण भगवान को पता था कि वो भगवान है, परंतु कृष्ण भगवान तो संपूर्ण पुरुषोत्तम थे। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए जब सीता का अपहरण हुआ वो रोने लगे। वो मनुष्य जैसे ही थे। तो उनको क्रोध आया तो उन्होंने अग्नि बाण निकालकर तीर चलाने के लिए तैयार हो गए। तब समुद्र राजा घबरा के बाहर आए और क्षमा मांगी और कहा कि आप जाने चाहते हैं लंका, उसके लिए समुद्र के थोड़े नीचे एक रिज, जिसको रिज कहते हैं, एक बनी हुई पत्थरों से है जो पानी से ऊपर नहीं है बट पानी के थोड़ा नीचे है, परंतु वो समुद्र के जो तट नीचे है, जो जमीन है उसके ऊपर से बनी है। तो उसके ऊपर आप पत्थर डालोगे तो एक पैदल जाने की सेतु आपको मिलेगी। तो वो पत्थर कहां से आएगा जब पूछा गया, उनका तट के किनारे पर वो पत्थर पड़े हुए हैं। वो पत्थर नहीं थे, वो उसको कॉरल्स कहते हैं जियोलॉजी में। वो कैसे बनते हैं, तट के किनारे मछली के हड्डी, श्रिम्प्स, ये सारे चीज एक एक धीरे धीरे बनकर जुड़ जाते हैं और वो उसको पत्थर जैसा लगता है, परंतु पानी के ऊपर तैरते रहता है। पत्थर तो पानी के नीचे चली जाएगी। तो राम सेतु में भी जो पत्थर हैं, जिसका एक सैंपल विश्व हिंदू परिषद ने उठा के लाए,
मैंने उनको बताने के बाद श्री अशोक सिंघल वहाँ बहुत प्रिय थे, ज्ञानी थे, और उन्होंने ही ये राम सेतु की बचाने की आंदोलन की, जिसमें मैंने न्यायालय से, कोर्ट से उनको मदद करने के लिए प्रयास की। तो उन्होंने ये पत्थर सारे हिंदुस्तान में दिखाया। देखो, रामायण में लिखा है, जब हनुमान लेकर आए और इस जो बनी हुई यानी जो ब्रिज जैसे जो बनी हुई थी रिज, उस पर वो रख नहीं सके क्योंकि वो तैर के चली जाती थी। फिर राम ने, लक्ष्मण हनुमान ने राम एक एक पत्थर पर लिखा, और फिर वो पत्थर बैठा और वो सेतु बनी। आज भी वो सेतु है वहाँ, परंतु इतने साल लापरवाही होने के कारण कई जगहों में पानी की थोड़ी नीचे है, तो आज परिस्थिति में पैदल नहीं जा सकते। लेकिन जब यूपीए गवर्नमेंट आई, उसने डीएमके को खुश करने के लिए, और आश्चर्य बात यह है स्वामी जी, ये जो परियोजना सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन तो अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जब डीएमके उनका पार्टनर थे। 2004 में वाजपेयी की सरकार हारी और डीएमके तुरंत उस तरफ चले गई, और वो कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया। उसमें एक शर्त ये रखा, जैसे उन्होंने वाजपेयी के सामने भी रखा था, कि राम सेतु को तोड़कर एक चैनल बनाएंगे। क्या चैनल? वो चैनल जो इंडिया का तट और श्रीलंका के बीच से जो पानी जाती है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, उसमें हम बनाएंगे, और उसमें बनाते समय रास्ते में राम सेतु है, और सो राम सेतु को काट के हम चैनल खोलेंगे, ताकि जो जहाज आते हैं अफ्रीका और इंग्लैंड से, यूरोप से, उनको श्रीलंका घूमकर चेन्नई जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और ये बीच से जा सकते हैं। तो ये योजना बनी थी, और इस योजना में राम सेतु को RDX से विस्फोट करने की योजना बन गई थी, डेट भी तय हो गई थी, और ये जब यूपीए सरकार में आ गए उसके बाद हुआ था। और मेरे पास संघ के प्रमुख आए थे, सरसंघचालक जी, सुदर्शन जी, और विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख अशोक सिंघल, और उन्होंने कहा किसी तरीके से बचाना होगा। तो मैंने कहा पहले से ही सारे साधु सन्यासी शंकराचार्य सब चाहकर पिटीशन डालकर डिसमिस हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिलीजियस कारण सम सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला सकते। तो मैं जाऊंगा तो कैसा होगा, वो तो थोड़ा मेरे ऊपर फाइन लगा देंगे। लेकिन वो बहुत आग्रह करने के बाद मैंने कहा रामचंद्र जी राम सेतु को बचाना चाहते हैं तो मुझे रास्ता मिल जाएगी। तो जब मैं गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मुझे इतना ही, तो क्यों आए? तो मैंने ये कहा कि राम सेतु को तोड़ने वाले हैं, तोड़ने के बाद फिर उसको जोड़ने की कोई रास्ता नहीं होगी, इसीलिए आया हूँ। और उन्होंने कहा कि ये तो पहले से तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी इस बात को। तो तब मैंने कहा कि वो तो आए थे धार्मिक कारण से। मैं कहता हूँ कि ये जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट है, इसमें 3000 करोड़ लगेंगे उसको खोदने के लिए, एक कनाल बनाने के लिए, ताकि जहाज जा सकते हैं। अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो जो गहराई है वो कम है, तो इसीलिए चैनल बनेगी, खोदी जाएगी।
तो उसका उद्देश्य क्या है कि श्रीलंका को घूम के जाना होगा, और अब उसके जगह में सीधा अंदर से जा सकेंगे, तो हम बहुत कुछ पैसा सबके लिए बचा सकेंगे। तब मैंने कोर्ट को कहा कि दूसरा विकल्प है, वो है तट के किनारे, कोस्ट तट माने कोस्ट के किनारे से कन्याकुमारी से चेन्नई तक रेलवे ट्रैक लगा दीजिए, और एक बहुत बड़ा कंटेनर पोर्ट खोल दीजिए टूटिकोरिन में, और वहाँ से जो जहाज आएंगे वो टूटिकोरिन में या कन्याकुमारी में अपना सामान उतारेंगे और वहाँ से रेलवे लाइन से उसको ले जा सकते हैं। इसका खर्च सिर्फ 600 करोड़ होगी, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की खर्च 3000 करोड़ होगी। तो उस पर उन्होंने माना। मैं ये सारा बता रहा हूँ क्योंकि बाद में जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो आजकल पेगासस के इसमें चेयरमैन बने हैं, तमिलनाडु के ही हैं, बड़े बुद्धिमान जज हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, एक सवाल मैं पूछने चाहता हूँ, कौन जाएगा समुद्र के बीच में जाकर पूजा करने के लिए? कोई करेगा? तो इसीलिए इसका फायदा क्या है? तो मैंने कहा, उनका नाम था रविंद्रन, मैंने कहा माननीय रविंद्रन जी, आपको मैं बताता हूँ कि हर दिन सुबह मैं उठकर सूर्य को पूजा करता हूँ, परंतु सूर्य के पास नहीं जाता हूँ, और आपका नाम रविंद्रन है, आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने इसको बचाया। मैं ये सारी चीज क्यों बता रहा हूँ, ये हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है।